जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की हमारी बिल्कुल लास्ट क्लास है। इसमें हम बिल्कुल आज एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को कंप्लीट कर देंगे। एग्रीकल्चर ज्योग्राफर को हमने पढ़ लिया, इससे रिलेटेड जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कृषि प्रारूप के बारे में और प्रादेशिकरण के बारे में। ठीक है, दोनों को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर बहुत कुछ याद करने का, बहुत कुछ समझने का है। तो अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। ठीक है, कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, इसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। एक समय विशेष में विभिन्न फसलों के अधीन आनुपातिक क्षेत्र उस प्रदेश का फसली प्रारूप है। अब सबसे पहले समझने की बात है कि ये फसली प्रारूप होता क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या है। सबसे मेन बात है ये समझने का। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। प्यारे साथियों, एक समय विशेष हो सकता है 6 महीने का हो सकता है साल भर का हो। एक समय विशेष में फसलों के अधीन आनुपातिक क्षेत्र को हम उस प्रदेश का फसली प्रारूप कहते हैं। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझना 100% समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो मेरे से पूछना। अब देखो, सपोज डेट ये आपका खेत था। यहां नहीं बनाएंगे हम खेत, खेत हम यहां पर बनाएंगे। ठीक है, सपोज डेट ये आपका खेत था। हम एक समय विशेष 6 महीने का मान लेते हैं या एक साल का मान लेते हैं। ये क्षेत्र था, इसके इस वाले भाग में हमने क्या बो दी, फसल बो दी। तो ये क्या है, फसलों के अधीन क्षेत्र है। हो सकता है इसमें हमने अलग अलग प्रकार की फसल बो दी हो, जैसे यहाँ पर हमने चावल बो दिया हो। ठीक है, इस वाले एरिया में हमने गेहूं बो दिया हो सकता है इस वाले एरिया में हमने कपास बो दिया हो। तो विभिन्न प्रकार की फसलें हो सकती हैं। तो एक समय विशेष जो 6 महीने भी हो सकता है, जो साल भर भी हो सकता है, एक समय विशेष में विभिन्न फसलों के अधीन आनुपातिक क्षेत्र विशेष को हम क्या कहते हैं, कृषि प्रारूप कहते हैं। अब यहां पर ये जो आनुपातिक शब्द है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। आनुपातिक किससे संबंधित हो रहा है भाई? ये जो आपका खेत था, इसमें दो भाग हो गए। एक भाग तो वो हो गए जहां पर आपने कोई फसल नहीं बो रखी, तो ये वाला तो वो भाग है जहां पर आपने कोई फसल नहीं बो रखी। ये वाला वो भाग है जहां पर आपने फसल बो रखी है। तो ये क्या हो गया, आनुपातिक हो गया। क्या हो गया, ये आनुपातिक सीन हो गया। तो एक समय विशेष में विभिन्न फसलों के अधीन आनुपातिक क्षेत्र उस प्रदेश का फसली प्रारूप कहलाता है। अब फसली प्रारूप को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले हम बात करते हैं धरातल की प्रकृति। देखो, धरातल की जो प्रकृति है वो भी क्रॉपिंग पैटर्न को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अब कैसे करती है ये समझाता हूं। सपोज डेट ये आपका एक खेत है। अब खेत में दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो आपका जो खेत है उसका जो धरातल वो बिल्कुल समतल मैदान है, वहां पर उपजाऊ मिट्टी है। दूसरा हो सकता है कि आपका जो खेत है वो बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ प्रकृति का है, पथरीली मिट्टी है, बिल्कुल उपजाऊ नहीं है। ये आपके खेत के धरातल की प्रकृति है। जहां पर आपका खेत का धरातल बहुत समतल है, उपजाऊ मिट्टी है, कृषि योग्य भूमि है, वहां पर क्या होगा, शायद ही कोई ऐसा किसान होगा जो अपनी जमीन को खाली छोड़ेगा। ज्यादातर चांस है कि पूरी जमीन पर फसलें उगेंगी। दूसरी साइड यदि हम ऐसे क्षेत्र की बात करें जहां पर जमीन उबड़ खाबड़ है, अनुपजाऊ है, तो वहां पर क्या होगी, बहुत कम क्षेत्रों का जहां पर फसलें उगी हुई होंगी, बाकी पूरी पूरी जमीन क्या होगी, पड़ती होगी। पूरी पूरी जमीन क्या होगी, खाली होगी। तो अब खुद बताओ आप, क्रॉपिंग पैटर्न ज्यादा कहां पर है, उस वाले क्षेत्र में है जहां पर उपजाऊ मिट्टी है। क्रॉपिंग पैटर्न कम कहां पर है, जहां पर जमीन अनुपजाऊ है। यहां पर ढाल, ढाल भी उसी तरीके से प्रभावित करता है। यदि धरातल बिल्कुल समतल है तो वहां पर क्या होगी, धरातल समतल है, ढाल कम है, तो वहां पर क्रॉपिंग पैटर्न ज्यादा होगा। ढाल ज्यादा है, असमतल है धरातल, तो वहां पर क्रॉपिंग पैटर्न कम होगा। वर्षा की मात्रा व अवधि, जहां पर भाई बरसात नहीं हो रही है वहां पर फसलें उगेंगी नहीं, तो क्रॉपिंग पैटर्न कम होगा। जहां पर बरसात बहुत ज्यादा हो रही है वहां पर फसलें बहुत ज्यादा उगेंगी, क्रॉपिंग पैटर्न ज्यादा होगा। जहां पर बरसात अल्पकालिक होती है, जैसे मान लो 6 दिन के लिए बरसात हुई या 1 महीने के लिए बरसात हुई,
तो जिस एरिया में केवल 1 महीने के लिए बरसात हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगी, फसलें कम उगेंगी, क्योंकि 11 महीने फिर सूखा पड़ रहा है। तो वहाँ पर भी क्या होगा, क्रॉपिंग पैटर्न कम होगा। जहाँ पर बरसात 6 महीने हो रही है, तो वहाँ पर भी क्या होगा प्यारे साथियों, क्रॉपिंग पैटर्न तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा फसलें बोई जाएंगी। जहाँ पर 10 महीने बरसात हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, बताओ। जिस एरिया में 10 महीने बरसात हो रही है, ठीक है, जिस एरिया में 8 से 10 महीने बरसात हो रही है, तो वहां पर क्रॉपिंग पैटर्न ज्यादा होगा या कम होगा, ये आपको कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तापमान तापमान भी फसल के अकॉर्डिंग होगा। जहां पर बिल्कुल कम तापमान है, बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, वहां पर फसलें कम पैदा होंगी, क्रॉपिंग पैटर्न कम होगा। जहां पर तापमान बहुत ज़्यादा है, जैसे डिजर्ट एरिया, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है, फसलें नहीं उगती, तो वहां पर क्रॉपिंग पैटर्न कम होता है। और यदि कहीं का तापमान अनुकूल है, तो वहां पर क्या होंगी, ज़्यादा फसलें उगेंगी, तो वहां पर क्रॉपिंग पैटर्न ज़्यादा होगा। सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता, जहाँ पर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध है, वहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर फसलें ज़्यादा होंगी। जहाँ पर सिंचाई के लिए जल ही उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न कम होगा, क्योंकि वहाँ पर फसलें कम पैदा होंगी। भारत में फसली प्रारूप का निर्धारण मुख्य रूप से मृदा उर्वरता पर निर्भर करता है, ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली तरीके से। भारत में जो क्रॉपिंग पैटर्न है ना, वो केवल और केवल मिट्टी की उर्वरता पर डिपेंड करता है। यदि मिट्टी उर्वर है, तो वहाँ पर फसलें ज़्यादा बोई जाएंगी, क्रॉपिंग पैटर्न ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। जहाँ पर मिट्टी अनुर्वर है, वहाँ पर फसलें कम बोई जाएंगी, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ही क्रॉपिंग पैटर्न कम होगा। इसके द्वारा किसी प्रदेश में फसल प्रतिरूप व उसकी प्रतिस्पर्धा का पता चलता है। यह बात आपको याद करने की नहीं है, ठीक है, बाकी का सब याद करना। उसके बाद हम बात करते हैं फसल संकेंद्रण के बारे में। किसी फसल को अधिकतम सघनता से नियत स्थान व समय पर उत्पन्न करना फसल संकेंद्रण कहलाता है। अब इसको समझने की कोशिश करना, देखो मैं समझाता हूं आपको। किसी फसल को अधिकतम सघनता का मतलब है वो फसल बहुत ज्यादा बोई जा रही है वहां पर। भाई एक तो ऐसा, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, ये राजस्थान है हमारा, ये यूपी है, ठीक है, ये आसाम है, आसाम, यूपी और राजस्थान। भाई राजस्थान में सबसे ज्यादा किसकी फसल बोई जाती है, गेहूं की बोई जाती है। यूपी में चावल बोया जाता है सबसे ज्यादा, आसाम में चाय बोई जाती है सबसे ज्यादा। तो आसाम में क्या है, फसल संकेंद्रण है चाय। उत्तर प्रदेश में फसल संकेंद्रण क्या है, चावल। राजस्थान में फसल संकेंद्रण क्या है, गेहूं। क्योंकि यहां पर राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती की जा रही है, मतलब गेहूं की सघनता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चावल की खेती की जा रही है, मतलब चावल सघनता है। आसाम में सबसे ज्यादा चाय की खेती हो रही है, क्योंकि वहां पर चाय सघनता है। यह बात आपको सही ढंग से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारक। देखो, जलवायु जलवायु फसल सघनता को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अब फसल सघनता को कैसे, जैसे भाई राजस्थान की जो फसल सघनता है उसमें गेहूं है, राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं की फसल बोई जाती है। अब यदि आप राजस्थान में चाय लाकर बोओगे ना, तो चाय का संकेंद्रण कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि चाय पूरे राजस्थान में सघन तरीके से नहीं बोई जा सकती। राजस्थान का कुछ कुछ भाग हो सकता है जो चाय के लिए उपयुक्त हो। तो चाय राजस्थान में केवल विरल तरीके से बोई जा सकती है, ना कि सघन तरीके से। और जब तक चाय राजस्थान में सघन तरीके से नहीं बोई जाएगी, तब तक हम राजस्थान में चाय को संकेंद्रण नहीं कह सकते, राजस्थान को चाय का संकेंद्रण नहीं कह सकते। इसी तरीके से हम आसाम का एग्जाम्पल दे सकते हैं। भाई आसाम की जलवायु कैसी है, चाय के अकॉर्डिंग है। चाय के अकॉर्डिंग जलवायु होने की वजह से आसाम में चाय की ज़्यादा खेती की जाती है, चाय की सघन आधार पर खेती होती है। अब यदि हम आसाम में जाकर गेहूं बोते हैं, तो वहां पर गेहूं विरल रूप से बोया जाएगा। आसाम का कुछ कुछ भाग होगा जहां पर गेहूं की खेती होगी, हर एक जगह पर गेहूं की खेती नहीं होगी, इसलिए आसाम में गेहूं विरल रूप में बोया जाएगा, कहीं कहीं पर बोया जाएगा। ये होगा ना, आसाम में गेहूं विरल रूप में कहीं कहीं पर बोया जाएगा।
इसलिए आसाम में गेहूं सेकेंडर नहीं हो पाएगा। सेकेंडर का मतलब यही है ओवरऑल कि आप किसी भी एरिया में जिस फसल को सघनता के साथ बो रहे हो उसे हम फसल सेकेंडर कहेंगे। धरातल की प्रकृति, ठीक है, चाहे कि जिस फसल को बो रहे हो, जिस फसल का सेकेंद्रन है उसके अकॉर्डिंग धरातल है तो वहां पर ज़्यादा फसलें बोई जाएंगी, ठीक है। मृदा उर्वरता, मृदा भी उस फसल के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। फसल सेकेंद्रन के मापन से कृषि विकास व नियोजन में महत्व है, जैसे फ्लोरेंस मोदे ने स्थितिजन्य उपलब्धि विधि का प्रतिपादन किया था जो फसल सेकेंद्रन से संबंधित है, ठीक है। तो बस आप सबसे मेन बात ये याद करो यहां पर कि फ्लोरेंस मोदे ने स्थितिजन्य उपलब्धि विधि का प्रतिपादन किया था जो कि फसल सेकेंद्रन से संबंधित है। इससे यह ज्ञात होता है कि किसी प्रदेश में कौन सा फसल या फसलें कम लागत पर अच्छी मात्रा में उत्पन्न हो रही है। भाई यही हुआ ना फसल सेकेंद्रन का मतलब। जैसे राजस्थान में जो गेहूं है वो कम लागत पर बहुत ज़्यादा पैदा हो सकता है। आसाम में चाय कम लागत पर बहुत ज़्यादा पैदा हो सकती है। यूपी में चावल कम लागत पर बहुत ज़्यादा पैदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनका सेकेंडर है। राजस्थान की जो जलवायु है, राजस्थान का जो धरातल है, राजस्थान की जो मिट्टी है वो गेहूं के अकॉर्डिंग है, इसलिए यहाँ पर गेहूं बोया जाता है, इसलिए यहाँ पर गेहूं का सेकेंडर है। आसाम की जो जलवायु है, आसाम का जो धरातल है, आसाम की जो मिट्टी है उसकी उर्वरता है वो चाय के अकॉर्डिंग है, इसलिए वहाँ पर चाय ज़्यादा बोई जाती है, इसलिए आसाम में चाय सस्ते कीमत पर बहुत ज़्यादा पैदा कर ली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं फसल संयोजन के बारे में, क्रॉप कॉम्बिनेशन के बारे में। किसी कृषि क्षेत्र में एक कृषि वर्ष 12 महीने में बोई जाने वाली फसलों की संख्या को फसल संयोजन कहते हैं। इसमें सकल बोया गया क्षेत्र शामिल किया जाता है। एक बार मैं पूरा पढ़ता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा, दोबारा पढ़ो एक बार। किसी कृषि क्षेत्र में, कोई भी कृषि क्षेत्र हो सकता है, उसमें एक कृषि वर्ष 12 महीने में बोई जाने वाली फसलों की संख्या को हम सस्य संयोजन कहते हैं, फसल संयोजन कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि भाई 12 महीने में कितनी फसलें बोई जा रही हैं, उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? क्रॉप कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो क्रॉप कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? किसी भी क्षेत्र विशेष में एक साल के अंदर जितनी फसलें बोई जा रही हैं उन फसलों की संख्या को ही हम क्रॉप कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो क्रॉप कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे प्यारे साथियों? कि किसी क्षेत्र विशेष में, क्रॉप कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे? किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में जितनी फसलें बोई जा रही हैं उन फसलों की संख्या को हम क्रॉप कॉम्बिनेशन कहेंगे। क्रॉप कॉम्बिनेशन में हम सकल बोया गया क्षेत्र GCA को शामिल करते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, जो सकल संयोजन है, जो फसल संयोजन है, क्रॉप कॉम्बिनेशन है, उसमें सकल बोया गया क्षेत्र को शामिल किया जाता है। फसल संयोजन क्रॉप कॉम्बिनेशन क्या होता है कि किसी कृषि प्रदेश में या किसी कृषि क्षेत्र में एक वर्ष में कितनी फसलें बोई जा रही हैं उन फसलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? क्रॉप कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्रॉप कॉम्बिनेशन में सकल बोए गए क्षेत्र को शामिल किया जाता है। अब ये किस किस से प्रभावित होता है? जलवायु दशाओं से प्रभावित होता है, शुष्क दशाओं से प्रभावित होता है। शुष्क दशा का मतलब है ज़्यादा बरसात होना, कम बरसात होना। जलवायु का मतलब है कि वो जलवायु कैसी हो रही है। कोई ऐसा भी एरिया, जैसे हम बात करें ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्रों पर तापमान बहुत कम होता है, वहाँ की जलवायु केवल इस तरीके की होती है कि वहाँ पर पूरे साल में आप एक ही फसल पैदा कर सकते हो। यदि हम अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर एक साल में 3 फसलें पैदा हो जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो हमारी जलवायु कैसी है? 3 फसल पैदा करने वाली है। ध्रुवीय क्षेत्रों की जो जलवायु है वो कैसी है? एक फसल पैदा करने वाली है। तो हमारे यहाँ पर सस्य संयोजन कैसा है? 3 है। ध्रुवीय क्षेत्र में सस्य संयोजन केवल सिंगल है। अब सस्य संयोजन के संबंध में कुछ विधियां हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है बस यहाँ पर। न्यूनतम विचलन विधि, जो कि मध्य पश्चिमी अमेरिका के अध्ययन पर आधारित है, JC वीवर ने इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है। जो न्यूनतम विचलन विधि है मध्य पश्चिमी अमेरिका के अध्ययन पर आधारित है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, न्यूनतम विचलन विधि मध्यम पश्चिमी अमेरिका के अध्ययन पर आधारित है, इसका प्रतिपादन JC वीवर ने किया था। न्यूनतम विचलन विधि क्यूकुकुज दोई ने दी थी। अधिकतम सकारात्मक विचलन विधि जो कि गंगा यमुना दोआब के अध्ययन क्षेत्र पर आधारित है, जो कि रफी उल्लाह के द्वारा दी गई थी। और इसके अलावा चौथी विधि है NP अय्यर की विधि, ठीक है।
तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान में रखना है सस्य संयोजन से रिलेटेड 4 विधियां हैं। पहला न्यूनतम विचलन विधि, जो कि मध्य पश्चिमी अमेरिका के अध्ययन पर आधारित है, जेसी वीवर के द्वारा दी गई थी। दूसरी आता है न्यूनतम विचलन विधि, जो कि किकुकुज धोई के द्वारा दी गई थी। तीसरी आती है अधिकतम सकारात्मक विचलन विधि, जो कि गंगा यमुना दोआब के अध्ययन पर आधारित रफी उल्लाह के द्वारा दी गई थी। और चौथी है एनपी अय्यर विधि। सस्य संयोजन निर्धारण से कृषि नियोजन व समस्याओं के निदान में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। सस्य संयोजन के द्वारा हमें कृषि नियोजन एवं समस्याओं के निदान में, कृषि के नियोजन में और कृषि नियोजन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनके निदान में हमें सहायता मिलती है सस्य संयोजन से। तो सस्य संयोजन से मेरे प्यारे साथियों हमें कृषि नियोजन और कृषि नियोजन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनके निदान में सहायता मिलती है। अब हम बात करते हैं फसल वैविधीकरण के बारे में। फसल वैविधीकरण क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, ये जो कीवर्ड है इनकी डेफिनेशन याद कर लो और इनके ये जो विधियां ना, मापन करने वाली विधियां, ये याद कर लो। प्रभावित करने वाले कारक आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, उपयोग आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। अब फसल विविधीकरण क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले देखो, एक एक करके देखते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में एक समय विशेष, किसी क्षेत्र विशेष में एक समय विशेष में उत्पन्न की जाने वाली फसलों की संख्या फसल विविधीकरण कहलाता है। अब फसल विविधीकरण में क्या है प्यारे साथियों, एक निश्चित समय है, एक निश्चित क्षेत्र है, उसमें पैदा की जाने वाली फसलों को हम फसल विविधीकरण कहते हैं। सस्य संयोजन में क्या था प्यारे साथियों, एक निश्चित टाइम पीरियड था और वो भी क्या था, कृषि वर्ष था, 12 महीने का ही था। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। सस्य संयोजन में किसी एक क्षेत्र में एक कृषि वर्ष में बोई जाने वाली फसलों की संख्या, मतलब 12 महीने में बोई जाने वाली फसलों की संख्या, जबकि जो कृषि विविधीकरण है, जो फसल विविधीकरण है, उसमें एक समय विशेष है। अब समय विशेष और कृषि वर्ष में मैं अंतर समझा देता हूं, उससे आपको फसल विविधीकरण और सस्य संयोजन दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। यहां पर मैं सस्य संयोजन ले लेता हूं, क्रॉप कॉम्बिनेशन ले लेता हूं यहां पर, सस्य संयोजन। दूसरा हम क्रॉप वैविधीकरण ले लेते हैं। ठीक है, ये फसल वैविधीकरण हो गया, ये सस्य संयोजन हो गया। अब दोनों में अंतर देखो, दोनों में एक निश्चित क्षेत्र की बात की जा रही है, यहां पर भी एक निश्चित क्षेत्र की बात की जा रही है और यहां पर भी एक निश्चित क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है, जो क्रॉप कॉम्बिनेशन है उसमें एक कृषि वर्ष की बात की जा रही है, मतलब 12 महीनों की बात की जा रही है। जो क्रॉप फसल विविधीकरण है उसमें एक निश्चित समय की बात की जा रही है, मतलब एक निश्चित टाइम पीरियड की बात की जा रही है, निश्चित समय की। अब ये निश्चित समय प्यारे साथियों 1 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है, 5 महीना भी हो सकता है, 10 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकती है। जबकि जो सस्य संयोजन है उसमें फिक्स है, जो समय वो 12 महीने का ही होगा और एक कृषि वर्ष का ही होगा। अब दोनों में दोबारा से अंतर बता रहा हूं, दोनों में समय बिल्कुल सेम है। जो सस्य संयोजन है उसमें 12 महीनों में, भाई एक निश्चित क्षेत्र में 12 महीने में जितनी फसलें बोई जा रही हैं उनकी संख्या सस्य संयोजन कहलाती है। फसल विविधीकरण में क्या होता है कि एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में जितनी फसलें बोई जा रही हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, फसल विविधीकरण कहते हैं। अब दोनों में अंतर, सपोज दैट जो सस्य संयोजन है, रबी की फसल खरीफ की फसल बोई, रबी की फसल में सपोज दैट आपने 15 प्रकार की फसलें पैदा कर ली। ठीक है, दूसरी साइड ये ले लो, भाई 12 महीने की बात हो रही है तो यहां पर 1 साल की बात होगी, तो 1 साल में आपने सपोज दैट टोटल 15 प्रकार की फसलें बोली। 1 साल में आपने 15 प्रकार की फसलें बोली, 12 महीनों में एक कृषि वर्ष में, या 1 साल में आपने 15 फसलें बोली, तो ये तो क्या हो गया, सस्य संयोजन हो गया। रबी की फसल में आपने टोटल, रबी की जो फसल थी उसमें आपने टोटल 18 प्रकार की फसलें बोई, खरीफ की में आपने टोटल 12 प्रकार की फसलें बोई और जायद में आपने टोटल 30 प्रकार की फसलें बोई, जिसमें सभी प्रकार की सब्जियां इंक्लूड थी। तो ये क्या था प्यारे साथियों, फसल विविधीकरण था, क्योंकि यहां पर एक निश्चित समय की बात हो रही है। ये रबी का समय हो गया, ये खरीफ का समय हो गया, ये जायद का समय हो गया।
यहाँ पर एक निश्चित वर्ष की बात की जा रही है, कृषि वर्ष की बात की जा रही है जो 12 महीने का है। बस दोनों में इतना अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। अतः जिन पर क्षेत्रों में सस्यों की संख्या अधिक होगी वहां वहां कृषि विविधीकरण ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, जहां जहां पर फसलों की संख्या ज्यादा होगी वहां पर फसल वैविधीकरण ज्यादा होगा, जहां जहां फसलों की संख्या कम होगी वहां पर फसल वैविधीकरण कम होगा। जहां जहां फसलों की संख्या ज्यादा होगी वहां पर सस्य संयोजन ज्यादा होगा, जहां जहां फसलों की संख्या कम होगी वहां पर सस्य संयोजन कम होगा। अब प्रभावित करने वाले कारक इनको मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है, इनको आप खुद पढ़ लेना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, समझ जाओगे। उसके बाद मापन की विधियों की हम बात करें, एस भाटिया द्वारा सकल फसली क्षेत्र विधि का, ठीक है, एस भाटिया के द्वारा फसल विविधीकरण की विधि का प्रतिपादन किया जो कि सकल फसली क्षेत्र पर आधारित थी। उसके बाद जसवीर सिंह ने दी जो कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र पर आधारित थी। तीसरा है गिब्सन मोर्टिन सूचकांक। तो एस भाटिया की सकल फसली क्षेत्र पर आधारित विधि, जसवीर सिंह की शुद्ध बोए गए क्षेत्र पर आधारित विधि और गिब्सन मोर्टिन सूचकांक, ये तीनों किससे संबंधित है? फसल विविधीकरण से संबंधित हैं। अब इस विधि का उपयोग हम किस स्थिति में कर सकते हैं, ये आप खुद पढ़ो, खुद समझो, क्योंकि समझने का है नहीं यहां पर कुछ। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो तो इसको समझने की भी कोशिश मत करो। कृषि दक्षता, किसी कृषि विशेष क्षेत्र में किसी एक समय में तथा उसी स्थान व समय में के तकनीकी स्तर के आधार पर समस्त फसलों के प्रति इकाई उत्पादन को कृषि दक्षता कहते हैं। एग्रीकल्चर इफिशियंसी, कृषि दक्षता का मतलब है कि भाई अधिकतम उत्पादन। भाई एक निश्चित क्षेत्र है, उसमें आप कितनी फसलें बो, आपके पास एक निश्चित समय दे दिया, जैसे रबी की फसल है, ठीक है, हमने एक निश्चित समय फिक्स कर लिया, रबी की फसल, ये आपका खेत था, रबी की फसल है, आपका खेत है, आप इसमें किसी प्रकार की फसल बो, कैसी टेक्निक का यूज करो, किसी प्रकार के उर्वरक का यूज करो, लेकिन आपको क्या करना है? मैक्सिमम उत्पादन करना है, प्रति इकाई आपको अधिकतम उत्पादन करना है। तो किसी एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में विभिन्न प्रकार की तकनीकी व उर्वरक का उपयोग करने के पश्चात जो अधिकतम प्रति इकाई उत्पादन होता है उसे हम कृषि दक्षता कहते हैं, ठीक है। कृषि दक्षता का मतलब है प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कह सकते हो, भूमि के उत्पादन करने की क्षमता भी कह सकते हो आप, कि उस भूमि के उत्पादन करने की मैक्सिमम क्षमता ये है, लोएस्ट क्षमता ये है। इस क्षेत्र में यदि आप समस्त चीज़ों का प्रयोग करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना पैदा कर सकते हो। इस क्षेत्र में यदि आप किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करोगे, ना तकनीकी का प्रयोग करोगे, ना खाद का प्रयोग करोगे, तो आप केवल इतना पैदा कर सकते हो। कृषि दक्षता से संबंधित विधि दी थी कृषि दक्षता सूचकांक विधि, जो कि एस भाटिया के द्वारा दी गई थी। तो कृषि दक्षता के संबंध में कृषि दक्षता सूचकांक विधि एस भाटिया ने दी थी। भारत में कृषि दक्षता फिलहाल में घटती जा रही है। उसके बाद कृषि उत्पादकता, ठीक है, कृषि उत्पादकता किसी क्षेत्र विशेष में प्रति इकाई फसल उत्पादन कृषि उत्पादकता कहलाता है। भाई कृषि उत्पादकता क्या कहलाता है? प्रति इकाई उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बोल सकते हैं। भाई उत्पादकता का मतलब क्या है कि एक निश्चित क्षेत्र में या प्रति हेक्टेयर आप कितना उत्पादन कर रहे हो, प्रति बीघा आप कितना उत्पादन कर रहे हो, प्रति एकड़ आप कितना उत्पादन कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। तो उत्पादकता क्या है प्यारे साथियों? किसी भी फसल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है, किसी भी फसल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है, वो उसका कृषि उत्पादकता कहलाता है। कृषि उत्पादकता को मापने की विधियां जैसे प्रति हेक्टेयर उत्पादन विधि है कि प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन हो रहा है, प्रति व्यक्ति उत्पादन है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना हो रहा है। दोनों में अंतर क्या है? प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल से आ जाता है, प्रति व्यक्ति व्यक्तियों से आ जाता है। सपोज दैट एक खेत है, उसमें 10 आदमी काम कर रहे हैं, 20 टन पैदा हुआ, तो प्रति व्यक्ति कितना हुआ? 1 टन हुआ। एक खेत है 5 एकड़ का है, उसमें 50 टन पैदा हुआ, तो प्रति एकड़ कितना पैदा हुआ? 10 टन हुआ। तो ये वाला तो क्या था प्यारे साथियों? प्रति व्यक्ति उत्पादन था, और ये क्या था? प्रति हेक्टेयर उत्पादन था। तो कृषि उत्पादकता को मापने की पहली विधि प्रति हेक्टेयर उत्पादन, प्रति व्यक्ति उत्पादन। लागत अनुपात जो कि खुसरो महोदय के द्वारा दी गई थी विधि। श्रेणी गुणांक विधि जो कि कैंडाल ने दी थी।
डडले स्टाम्प ने दी थी और मोहम्मद शफी ने दी थी। ये ध्यान रखना प्यारे साथियों। श्रेणीवार गुणांक विधि है जो कैंडल मोदी ने भी दी थी, स्टाम्प ने भी दी थी, मोहम्मद शफी ने भी दी थी। भूमि वहन क्षमता विधि जो कि डडले स्टाम्प ने दी थी। तो कृषि उत्पादकता से संबंधित पहली विधि प्रति हेक्टेयर उत्पादन, दूसरी प्रति व्यक्ति उत्पादन, तीसरी लागत आगत अनुपात खुसरो मोदी ने दी, चौथी श्रेणी बार गुणांक विधि जो कि कैंडल स्टाम्प और मोहम्मद शफी मोदी ने दी, और पांचवी भूमि वहन क्षमता विधि जो कि डडले स्टाम्प ने दी। ठीक है, अब सस्य गहनता के बारे में पढ़ लेते हैं। सस्य गहनता क्या होता है? एक वर्ष में रबी खरीफ जायद किसी क्षेत्र में सस्यों के अधीन कुल क्षेत्र में से जिसमें सस्यों के उत्पादित किए जाने की संख्या शामिल है, अर्थात एक वर्ष में एक कृषि क्षेत्र में कितनी बार फसलों के अधीन रखा गया है। अब देखो, सस्य गहनता का मतलब क्या है प्यारे साथियों? सस्य गहनता का मतलब एक स्पेसिफिक फसल से नहीं है, फसलों की ऋतु से है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर साल में केवल दो फसलें पैदा की जाती हैं, एक रबी की एक खरीफ की। तो ये क्या है? रबी और खरीफ की जो दो फसलें, वो क्या है? उस क्षेत्र की सस्य गहनता है। बहुत सारे क्षेत्र जहां पर तीन फसलें पैदा की जाती हैं, जैसे रबी की, फिर जायद की और फिर खरीफ की। तो ये तीन फसलें क्या है? सस्य गहनता है। तो एक वर्ष में रबी खरीफ जायद की कितनी फसलें पैदा की जा रही हैं? रबी की, खरीफ की जा रही है, या फिर रबी खरीफ जायद तीनों की जा रही है, ये सस्य गहनता है। ये समझ में आ गया होगा, दोबारा बता देता हूं। एक वर्ष में किसी क्षेत्र में सस्यों के अधीन कुल क्षेत्र से जिसमें सस्यों के उत्पादित किए जाने की संख्या शामिल की जाती है, अर्थात एक वर्ष में कृषि क्षेत्र को कितनी बार फसलों के अधीन रखा जा रहा है। सबसे मेन इससे आप समझ जाओगे कि कितनी बार फसलों के अधीन रखा जा रहा है। जैसे जहां पर रबी खरीफ जायद तीनों फसलें पैदा की जाती है, तो वहां पर जमीन को 3 बार फसलों के अधीन रखा जाता है। जहां पर केवल रबी खरीफ की फसल पैदा की जाती है, वहां जमीन को केवल 2 बार फसलों के अधीन रखा जाता है। विधि की बात करें, सस्य गहनता को निकालने का सूत्र है ये, सकल बोया गया क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र मल्टीप्लाई 100। बस इसको याद कर लो, इसके अलावा कुछ मत याद करो। सकल बोया गया क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र मल्टीप्लाई 100, GCA बटा NSA मल्टीप्लाई 100। सस्य गहनता से पता चलता है कि किस क्षेत्र में सघन भूमि उपयोग है। अब हम कृषि प्रादेशिकरण के बारे में पढ़ लेते हैं कि कृषि प्रादेशिकरण क्या है। कृषि प्रदेश एक समांगी क्षेत्र होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहां से क्वेश्चन बन चुका है स्टेटमेंट टाइप का, केवल इसी लाइन से। ठीक है, जो दूसरों क्षेत्रों से कुछ विशिष्ट मापदंडों के आधार पर भिन्न है। प्रदेश क्या है प्यारे साथियों? एक ऐसा समांगी क्षेत्र है। समांगी का मतलब है समान विशेषताओं वाला क्षेत्र है, जो किसी दूसरे क्षेत्र से किसी ना किसी आधार पर क्या है? अलग है, उसे हम प्रदेश कहते हैं। प्रदेश क्या होता है प्यारे साथियों? एक ऐसा समांगी क्षेत्र है, एक ऐसा समान विशेषताओं वाला क्षेत्र है, जो दूसरे क्षेत्र से कुछ विशेष बातों के आधार पर क्या है? अलग है। आपका एरिया मेरे एरिया से कुछ ऐसे रीजन होंगे जिनके आधार पर अलग है। ठीक है, जैसे मेरा एरिया है, यहाँ पर बालू मिट्टी है, आपके एरिया में हो सकता है काली मिट्टी हो। तो आपका एरिया, वहाँ की कुछ अलग स्पेशल बात है, मेरी कुछ अलग स्पेशल बात है। ठीक है, आपके एरिया की कुछ स्पेशल बात अलग है, मेरे एरिया की कुछ स्पेशल बात अलग है। तो ये क्या है? प्रदेश है। तो प्रदेश क्या होता है? एक समांगी क्षेत्र होता है प्यारे साथियों। इसका मतलब क्या है? जो प्रदेश होता है ना, सपोज दैट एक प्रदेश इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो इस पूरे प्रदेश में क्या होंगी? समान विशेषताएं देखने को मिलेंगी आपको। तो ये जो समान विशेषताएं देखने को मिलती हैं, इसको हम बोलते हैं समांगी, समान विशेषताओं वाला क्षेत्र। सपोज दैट कोई क्षेत्र प्रदेश इतना बड़ा है, तो इस पूरे प्रदेश में आपको समान प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलेंगी, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? समांगी प्रदेश बोलेंगे। तो ध्यान रखना, प्रदेश की सबसे खास बात होती है कि एक समांगी क्षेत्र होता है। पूरे प्रदेश में आपको समान प्रकार की स्थितियां, समान प्रकार की जलवायु, समान प्रकार की सिचुएशन देखने को मिलेंगी। प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग कुछ विशेषताओं के आधार पर होता है, कुछ ऐसी विशेषताएं जो उसे अन्य प्रदेश की तुलना में क्या करती हैं? अलग करती हैं। हो सकता है इस क्षेत्र में कुछ अलग विशेषताएं हो, जैसे मेरे एरिया में काली मिट्टी है, आपके एरिया में बालू मिट्टी है।
मेरे एरिया में ज़्यादा बरसात होती है, आपके एरिया में कम बरसात होती है। मेरे एरिया में जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल वो बहुत ऊपर है, आपके एरिया में बहुत नीचे हो सकता है। हो सकता है मेरी एरिया की माटी जो मिट्टी है वो कंकड़ पत्थर वाली हो, आपकी जलोढ़ मिट्टी हो। तो ये क्या है, विभिन्नताएं हैं जिनके आधार पर एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग हो रहे हैं। बुकानन के अनुसार इसकी परिभाषा याद कर लेना कि कृषि को समझने के लिए कृषि भूदृश्य को समझना बहुत जरूरी है। कृषि को समझने के लिए कृषि के भूदृश्य को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बुकानन महोदय ने कहा था। प्रदेश की विशेषता, प्रदेश की स्थिति होती है, प्रदेशों की सीमाएं संक्रमित होती हैं। प्रदेश एक सममांगी क्षेत्र होता है, ये आप लिख लो, यहाँ पर मैं नहीं लिख रखा कि प्रदेश एक सममांगी क्षेत्र होता है। प्रदेश आकारिकी और कार्यपरक होते हैं, इनको सोपानों या क्रमों में संगठित किया जाता है। तो प्रदेश की पहली विशेषता, प्रदेश की स्थिति होती है, प्रदेशों की सीमाएं संक्रमित होती है, प्रदेश आकारिकी या कार्यपरक होते हैं, प्रदेश सोपानों या क्रमों में संगठित किए जाते हैं, प्रदेश सममांगी क्षेत्र होते हैं। ये 5 विशेषताएं किसी प्रदेश की जहां से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो यह बातें आपको याद करनी है। अब हम बात करेंगे कृषि प्रादेशिकरण की विधियों के बारे में। तो मैं आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इससे पहले मैंने जो कृषि प्रारूप जो ग्रुपिंग पैटर्न पढ़ाया है, कृषि प्रादेशिकरण जो पढ़ा है, इसको आप एक बार रिवाइज कर लो। आपको मैं 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, इसमें अच्छे से आप एक बार रिवीजन कर लो। फिर जो भी डाउट हो, जो भी कंफ्यूज हो, आप मेरे से पूछ लेना प्लीज़। तो एक बार जल्दी से स्पीड से रिवीजन कर लो आप।
चलो अब शुरू करते हैं आगे। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है, रटने का ज़्यादा कंटेंट है यहाँ पर। सबसे पहले हम आदर्श विधियों के बारे में बात करते हैं। कृषि प्रादेशिकरण की आदर्श विधियाँ, किसी प्रदेश में निश्चित भौगोलिक दशाओं के पाए जाने पर विकसित होने वाला भू उपयोग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस भी रहता है प्यारे साथियों, विधियों के नाम से भी। आदर्श विधि, किसी प्रदेश में भौगोलिक किसी प्रदेश में निश्चित भौगोलिक दशाओं के पाए जाने पर विकसित होने वाला भू उपयोग क्या कहलाता है? आदर्श विधि कहलाता है। ठीक है, कि किसी प्रदेश में निश्चित भौगोलिक दशाओं के पाए जाने पर विकसित होने वाला भू उपयोग आदर्श विधि में शामिल होता है। आदर्श विधि के समर्थक कौन कौन थे? वॉन थेन्यून था, जॉनसन था, हुबर था, लॉस था। इन दोनों का आप मत याद करो, इजार्ड को याद कर सकते हो, बाकी आप इसको मत याद करो। ठीक है, आप यहाँ पर आदर्श विधि के समर्थक कौन कौन से थे? क्वेश्चन बनेगा कृषि प्रादेशिकरण की जो आदर्श विधि था उसका समर्थन किस किस ने किया? वॉन थेन्यून ने किया, जॉनसन ने किया, हुबर ने किया, लॉस ने किया और इजार्ड ने किया। वॉन थेन्यून ने कृषि अवस्थिति का सिद्धांत दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं आनुभविक विधि। यह विधि किसानों के अनुभव और प्राप्त तकनीकी पर आधारित है। जो आनुभविक तकनीकी विधि है, आनुभविक तकनीकी विधि ध्यान रखना, आनुभविक तकनीकी विधि, कृषि प्रादेशिकरण की जो आनुभविक तकनीकी विधि है वो किसानों के अनुभव और किसानों को प्राप्त तकनीकी पर आधारित है। इसके समर्थक हैं बेकर, जॉनसन, टेलर और वोल्केनबर्ग और जोनस। इसको भी याद कर लो, बाई चांस क्वेश्चन बन सकता है कि आनुभविक तकनीकी विधि किस किस पर आधारित है। पहला क्वेश्चन बनेगा आनुभविक तकनीक विधि किस पर आधारित है? तो किसानों के अनुभव और प्राप्त तकनीक पर आधारित है। इसका समर्थन किस किस ने किया? बेकर, जॉनसन, जोनस, टेलर और वोल्केनबर्ग ने किया। सर्वप्रथम बेकर ने 1925 में इस विधि का प्रयोग करते हुए अमेरिका को 3 कृषि पेटियों में विभाजित किया था। ठीक है, तो आनुभविक तकनीक विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? आनुभविक तकनीक विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बेकर ने किया, 1925 में किया। अमेरिका की को 3 कृषि पेटियों में विभाजित किया। तो आनुभविक तकनीकी विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बेकर ने। कब? 1925 में। इसका प्रयोग उन्होंने अमेरिका को 3 कृषि पेटियों में विभाजित करने में किया। ठीक है, पहली कपास पेटी जो निचली मिसिसिपी से संबंधित है, दूसरी मक्का पेटी जो मध्य मिसिसिपी से संबंधित है, तीसरी गेहूं पेटी जो ऊपरी मिसिसिपी से संबंधित है। ठीक है ना, तो सर्वप्रथम बेकर ने 1925 में आनुभविक तकनीकी विधि के आधार पर अमेरिका को 3 कृषि पेटियों में विभाजित किया था। यह कृषि प्रारूप की सामान्य तस्वीर प्रस्तुत करती है। उसके बाद हम एकल कारक तकनीक बोलते हैं, जिसको हम सांख्यिकी तकनीक भी बोलते हैं। यह स्वेच्छा पर आधारित तकनीक है। इसमें एक कारक को आधार मानकर कृषि प्रादेशिकरण किया जाता है। बस इतना याद कर लो, एकल कारक तकनीक बोल दो या सांख्यिकी तकनीक बोल दो, इसमें एक कारक को आधार मानकर कृषि प्रादेशिकरण किया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एकल कारक तकनीक जिसको हम सांख्यिकी तकनीक भी कहते हैं, यह स्वेच्छा पर आधारित तकनीकी विधि है। इसमें एक कारक को आधार मानकर कृषि प्रादेशिकरण किया जाता है। एकल कारक तकनीक या सांख्यिकी तकनीक के समर्थक कौन कौन थे? जसवीर थे, आर एल सिंह थे, पीसीएन गुप्ता थे और रंधावा थे। चारों को याद करना है आपको। आर एल सिंह ने 1971 में प्रथम कोटि की फसलों के आधार पर भारत को 8 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। जसवीर सिंह ने 1975 में प्रधान फसलों के आधार पर भारत को 12 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। ये बात आपको अच्छे से रट लेनी है, ये सारे डाटा आपको अच्छे से रट लेने हैं। उसके बाद बहुकारक या बहुकारक सांख्यिकी तकनीक, इसमें फसलों के संयोजन व कृषि क्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है। जो बहुकारक सांख्यिकी तकनीक है इसमें फसलों के संयोजन व कृषि क्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुकारक सांख्यिकी तकनीक में फसलों के संयोजन व कृषि क्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है। इस विधि का समर्थन किया था जेसी वीवर ने, रफीउल्लाह ने, किकुकुजदोई ने, कोपॉक ने, अय्यर ने,
थॉमस ने और मोहम्मद शफी ने। इन सभी का नाम याद करना, सन मत याद करना। न्यूनतम विचलन विधि जेसी वीवर ने दी। पश्चिमी मध्य अमेरिका के सही संयोजन प्रदेशों का निर्धारण करने में। अधिकतम धनात्मक विचलन विधि रफी उल्लाह ने दी। ऊपरी गंगा यमुना दो आब में सस्य संयोजन निर्धारण में इस विधि का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि न्यूनतम विचलन विधि किसके द्वारा दी गई? जेसी वीवर के द्वारा 1954 में। अधिकतम धनात्मक विचलन विधि रफी उल्लाह के द्वारा 1956 में। पश्चिमी मध्य अमेरिका में सस्य संयोजन प्रदेशों का निर्धारण करने में जेसी वीवर के द्वारा कौन सी विधि का प्रयोग किया गया? ऊपरी गंगा यमुना दो आब में सस्य संयोजन निर्धारण में किसके द्वारा कौन सी विधि का प्रयोग किया गया? तो अधिकतम धनात्मक विचलन विधि का प्रयोग रफी उल्लाह ने किया। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। परिमाणात्मक गुणात्मक तकनीक। इस तकनीक में आनुभविक एवं सांख्यिकी दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। क्वांटिटिव क्वालिटिव। परिमाणात्मक गुणात्मक तकनीक, इसमें आनुभविक एम्पेरिकल और सांख्यिकी स्टैटिकल दोनों तरीके के टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो परिमाणात्मक गुणात्मक तकनीक है, इसमें आनुभविक और सांख्यिक दोनों तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इसके समर्थक थे बेकर महोदय, हिटलसी महोदय, हॉटसन महोदय। बेकर, हिटलसी, हॉटसन तीनों इसके समर्थक थे। सर्वप्रथम बेकर ने परिमाणात्मक गुणात्मक तकनीक के आधार पर अमेरिका को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। सबसे पहले बेकर ने परिमाणात्मक गुणात्मक तकनीक के आधार पर अमेरिका को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। हिटलसी ने इस तकनीक के द्वारा विश्व को 1936 में 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। करोल ने पूर्वी यूरोप का कृषि प्रादेशिकरण किया था। ठीक है, और परिमाणात्मक गुणात्मक जो विधि है इसमें अनुभव और सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहां से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है? आदर्श विधि, इसकी विशेषता, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण विधि हैं वो। आनुभविक तकनीकी, इसकी विशेषता ये वाली सारी, इससे संबंधित भूगोलविद्या और इससे संबंधित विधियां, यहां पर ये भी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहां से भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुकारक क्या है? यहां से इसके समर्थक, यहां से इससे संबंधित विधियां, यहां से। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहां से बन सकते हैं क्वेश्चन। विधि क्या है? यहां से समर्थक, यहां से प्रमुख विधियां, यहां से। बस ये 3 कॉलम है, सबसे महत्वपूर्ण है। चाहो तो इन 2 को याद कर लेना, बहुत डीपली तरीके से पढ़ना चाहते हो, बाकी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो, ये 3 सफिशिएंट है। तो ये था ओवरऑल एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का सारा कंक्लूजन जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में पूरी एनर्जी के साथ।